मैं कमिंग सर। हाय। नमस्कार सर। नमस्कार। वेरी। थैंक यू सर। अपना नाम और जिले का नाम गोपनीय रखते हुए संक्षिप्त परिचय। मैंने अपनी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो शिक्षा है सर आरबीसी से एफिलेटेड विद्यालय से की है सर। मैंने क्रमशः 82.67 और 84% जो है प्राप्त किए सर। और मैंने अपने जो ग्रेजुएशन है सर वो राजस्थान विश्वविद्यालय से बीएससी बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में किया सर। और मेरा जो हॉबी है सर वो कृषि में प्रयोग एवं नवाचार करना। आपका एकेडमिक करियर में देख रहा हूँ काफी अच्छा एकेडमिक करियर है और आपने बीएड भी की है, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े? जी सर। सर मैं शुरुआती ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ सर। तो मुझे जो है शुरुआती में जो है सिविल सर्विसेज के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। जैसे ही मैं जब कॉलेज के लिए जयपुर आया तो कई साथी जो है हमारे लिए ये मेरे लिए सौभाग्यशाली रहा कि सर बीएससी बीएड और बीए बीएड की जो क्लासें जो सर वो बीएड की जो क्लासें होती है वो साथ में लगती है। तो जो बीए बीएड के कई छात्र जो है सर यूपीएससी और आरएस की तैयारी कर रहे थे तो मुझे भी उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो सर मैंने जो है करियर विकल्प के रूप में सर प्रशासनिक सेवाओं को चुना। आप आरएस ऑफिसर बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहती हैं, क्या काम करेंगे? जी सर। सर मैं इन्हें जो है वो दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों रूपों में सर मैं डिवाइड करना चाहूंगा सर। दीर्घकालिक प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जो मैं जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो काम करूं। और इसके अलावा जो है सर मैं एजुकेशन सेक्टर में भी जो है काम करूं। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी जो मैं विशेष प्रयास करना चाहूंगा सर। और अल्पकालिक प्राथमिकताएं मेरी रहेगी कि मैं जो है वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट को इंश्योर करूँ। और इसके अलावा जो भी योजनाएं सरकार की चल रही है उनको जो है अच्छी तरीके से डिलीवर करूँ सर। राजस्थान में क्या पानी की बड़ी समस्या है, इसमें आपके मतलब ये पानी गैर चला गया, ठीक है, बैकग्राउंड हो गई ज्यादा जो ना, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसको समझो। जी सर। सर राजस्थान में 219 ब्लॉक जो है सर बैक जोन में है सर। तो इसकी समस्या को समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है परियोजनाएं चलाई जा सकती है। जिसमें सर सबसे प्रमुख जो परियोजनाएं रहेगी वो इंटरलिंक कनेक्शन ऑफ कैनाल्स रहेगा सर। कि कैनाल्स के माध्यम से जोड़ा जाए, जिस प्रकार वेस्टर्न राजस्थान में कैनाल्स को लूनी से जोड़ा जा रहा है, माही को लूनी से जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें की जा सकती है। इसके अलावा सर फ्लड इरिगेशन की जगह पर माइक्रो इरिगेशन को सर प्रमोट किया जा सकता है, जो इंस्टेंट उपाय हो सकता है, जिसमें बूंद बूंद सिंचाई, स्प्रिंकलर और इनको भी जो है वो इंश्योर किया जा सकता है। इसके अलावा सर डैम जो प्रोजेक्ट है सर उनको वापस जो है बढ़ाया जा सकता है। और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है सर उस प्रकार की परियोजनाओं को जो है सर आगे बढ़ाया जा सकता है। ईस्टर्न राजस्थान ये प्रोजेक्ट क्या है? जी सर। सर इसमें ये जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल जो है सर इसकी जो जितनी भी सहायक नदियां हैं कुन्नू, पुराल, चाकण, और इन नदियों का जो सर जल जो है वो हाइड्रोलॉजिकल अपवर्तन के माध्यम से सर जो बारिश के समय इनमें छोड़ा जाएगा। और डैम निर्माण के माध्यम से जो है कृषि सिंचाई को इंश्योर किया जाएगा। इसमें कितना बजट होगा, इसके लिए कितनी लागत क्या होगी? सर पहले 43,000 करोड़ के करीब था, अभी से बढ़ाकर 60,000 करोड़ से भी अधिक कर दिया गया है। फंडिंग कैसे होगी? सर इसमें फंडिंग पैटर्न सर 90-10 रहेगा। इसे राष्ट्रीय महत्व का विशेष घोषित कर दिया गया है, जिसमें 90% केंद्र और 5% मध्य प्रदेश और 5% सर राजस्थान सरकार पार्टिसिपेट। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है? जी सर। न्यूटन ने सर 3 जो है वो गति के नियम दिए सर। प्रथम नियम है सर वो जड़त्व का नियम है, यानी कि कोई भी वस्तु जो है अपनी स्थिर अवस्था में रहेगी तो वो अपनी उसी अवस्था में रहेगी। और अगर गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, यानी कि अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी। दूसरा नियम सर संवेग संरक्षण का नियम है, जिसके अधीन जो है कोई भी वस्तु जो होती है उस पर लगाया गया बाह्य बल उसमें संवेग परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। और तीसरा नियम जो है सर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जिसमें किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है सर उसकी समान मात्रा में सर उस पर प्रतिक्रिया होगी सर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? जी सर। सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल सर जो है वो द्रव किसी भी द्रव में यदि किसी भी बाह्य ठोस या पिंड को डाला जाता है तो उसके द्वारा उसके भार में जो कमी महसूस की जाती है उसके हटाए गए द्रव्यमान के तुल्य होता है सर। इस वजह से जो जहाज जो तैरती है सर वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। पीरियोडिक टेबल के बारे में जी सर। सर पीरियोडिक टेबल की शुरुआत जो है सर मेंडलीव आवर्त सारणी से हुई थी। और उसके बाद में सर अभी जो है वो पीरियोडिक टेबल में ये कहा जाता है कि जितने भी जो परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि उसमें प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो उसके आवर्ती फलन के तुल्य होती है। यानी कि हमने जो जितने भी एलिमेंट है सर उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है सर जमाया सर। और इसमें जो है 7 जो है स्तंभ है सर, सॉरी 7 जो है वो कॉलम है सर।
सॉरी 18 कॉलम है और 7 रो है सर इसमें। और उनको जो उनके जो जितने भी धात्विक गुण है सर, धात्विक अधात्विक और उपधात्विक गुणों के आधार पर उनको हमने जमाया सर। अच्छा, ये बात इसमें कार्बन में से कौन से गुण हैं जिसके कारण अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से खोलनी पड़ी उसकी? जी सर। सर कार्बन के सर बहुत सारे गुण हैं, जिसमें से सबसे पहला जो गुण है वो संकलन का पद्धति है सर। कार्बन जो है सर 4 संयोजकता का एक तत्व है, इससे बहुत सारे जो तत्व बनाए जा सकते हैं। दूसरा सर कार्बन की जो जितने भी गुण हैं जिसमें कार्बन की अवेलेबिलिटी होगी, जिसमें अगर हम जैविक विज्ञान में भी देखें तो कार्बन का इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद है उनमें भी कार्बन का इंपॉर्टेंस है। इस वजह से सर कार्बन के लिए ये इंश्योर। चलो, आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं, आपकी पोस्टिंग होगी, एसडीएम बना दिया गया आपको, आपके एरिया से हाईवे गुजरता है, नेशनल हाईवे, उसमें आधी रात को एक एक्सीडेंट हो गया भयंकर, इसमें ये फॉग के कारण, जिसमें ये जो है 2-3 बसें आग लग गई, 15-20 ये कारें क्षतिग्रस्त हो गई, 10 आदमी मर गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। तो बताइए कैसे कैसे क्या करें? सबसे पहले मैं वहाँ पर सर फॉग बैरिकेड के लिए जो है सर वहाँ पर इंश्योर करूंगा कि वहाँ पर जो लाइटें हैं वो फॉग के लिए लगाई जाए तुरंत प्रभाव से, ताकि आगे आने वाली गाड़ियां वहाँ से टकराएंगी। क्योंकि हम अधिकांश किसको कहेंगे, कौन लगाएगा? सर सबसे पहले मैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन को ये निर्देश दूंगा कि वहाँ पर जो है वो फॉग लैंप जो है वो एनएचए की कोई उसमें नहीं है, दायित्व उसको कुछ नहीं बनता है? जी सर। उसकी कोई दायित्व होता होगा? जी सर। वहाँ नहीं कहीं बोला एनएचए? जी सर, अगर एनएचए का हेडक्वार्टर सर अगर नजदीक है सर, हेडक्वार्टर क्या, उनको तो हर उसकी किलोमीटर पे कुछ हेल्पलाइन होती है, वहाँ पे उनको करना पड़ता है। जी सर। मैं सर एनएचए के व्हीकल्स को भी वहाँ कहूंगा कि वो फॉग लैंप को वहाँ पर इंश्योर करें और तुरंत प्रभाव से जो आगे की दुर्घटनाएं होती। इसके अलावा सर मैं पुलिस प्रशासन की जो सहायता लूंगा और वहाँ पर जो अस्पताल को भी जो मैं सर वहाँ पर कॉल करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एम्बुलेंस को जो है वो भेजा जाए और एम्बुलेंस के माध्यम से जो जितने भी जो घायल है सर उनको मैं तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में रेफर करूंगा। यदि कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तो उन्हें मैं जो आईसीयू जो एम्बुलेंस है सर उन्हें बड़े अस्पताल में भी जो है सर रेफर करूंगा। और इसके अलावा वहाँ पर जो भी अगर आगजनी की घटना हुई है, क्योंकि कई बार टकराव से आगजनी 3 बसों में आग लगी, मैं आपको बोल चुका हूँ पहले। सॉरी सर, आपने सुना की बात? हो सकता है सर मैं इसमें तो अग्निशमन को भी तुरंत प्रभाव से कॉल। सबसे पहले काम तो वही होना चाहिए, अग्निशमन का होना चाहिए। जी सर, अग्निशमन को तुरंत प्रभाव से। ठीक है, आपके पास कोई एक ये दीपावली का त्योहार आगे है, तो आपके एरिया में कोई वो है, आपके कॉलोनाइजर बिल्डर हैं, आपको ऐसे नहीं जानते हैं, कोई वास्ता पड़ा, कभी कोई फाइल भी नहीं है आपके पास, वो दीपावली के दिन आते हैं, वो बाहर आपके ऑफिस में लेके आते हैं पैक करा के साथ, दीपावली की शुभकामनाएं आपको उपहार देते हैं, उनका कोई काम पेंडिंग नहीं, कुछ भी नहीं, तो शुभकामनाएं करनी है, तो आप क्या करोगे? सर मैं उस उपहार को लेने से जो अस्वीकार कर दूंगा। दीपावली शुभकामनाएं करते हैं तो कर दो। जी सर, अगर वो उपहार अगर एक सामान्य उपहार है कि जिस प्रकार जैसे कि अगर मिठाई या इस प्रकार का है तो मैं जरूर जो है उन्हें भी मिठाई जो है खिलाकर जो है उसे स्वीकार कर लूंगा। और यदि मुझे लगता है कि वो उपहार महंगा उपहार है तो सर जो सिविल सेवा की जो नैतिक संहिता 1962 है सर, उसके तहत मैं उपहार जो है सर स्वीकार नहीं कर सकता और ये मेरे नैतिक आचरण का सर उल्लंघन है। सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं आप तो आप में जन कल्याण की भावना भी होगी, सीधी सी बात। अब तक क्या किया है आप? सर सबसे पहले तो मैंने जो है सर मेरी हॉबी जो है एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट सर, उसके माध्यम से भी मैंने एक प्रकार से जन कल्याण करने का प्रयास किया सर। जैसे कि मेरे जो आसपास के गांव के जो किसान हैं उनको मैंने सर काले गेहूं बोने के लिए जो है सर प्रमोट, और उसके अलावा जो है मालाबार नीम है सर उसकी प्रजाति भी हम बोल रहे हैं, और इसके अलावा जो काजरी के द्वारा जो नेपियर घास आई है सर उसको भी मैंने आसपास के लोगों को सर बताया है और वो हम बोलते हैं, और जो पशु चारे के लिए सर भी लाभदायक। क्या है मालाबार नीम? जी सर मालाबार नीम एक प्रकार का सर पौधा है जो अभी हमारे यहाँ पर ड्राई कंडीशंस में भी सर फ्लरिश हो सकता है, और इसका प्रयोग सर जो है वो टीक या जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है सर उसमें बड़े मात्रा में हो सकता है। तो यदि हम खेत की मेड़ पर यदि मालाबार नीम और सागवान के यदि वृक्ष लगाते हैं सर तो अल्टरनेट सोर्स जो है सर क्रिएट होता है एक प्रकार से आमदनी का। तो क्या स्थानीय प्रजातियां विलुप्त नहीं हो जाएगी इससे, जैसा कि हो रहा है, खेजड़ी कम हो गई? जी सर, खेजड़ी सर उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उस हिसाब से नहीं है, पर खेजड़ी जो है सामान्यतः हम गांव में जो खेत होते हैं उसमें से हटाते नहीं है। ये हमारा एक प्रकार से एक ट्रेडिशन होता है कि खेजड़ी को हम जो है बीच से खेत से हटाते नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि सर इसे किसी खेती की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, और क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के आधार पर हम बाकी की चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं? सर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में तो इंडियन रेलवे है, वो भी लगभग घाटे में चलता है, तो फिर
क्या होना चाहिए? सर मेरा जो पर्पस था सर वो किसानों की आय को बढ़ाना था, क्योंकि हमारे जो किसान, एक कहावत कही जाती है सर कि जो कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही सर मृत्यु हो जाती है। तो मैंने उसको अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सोर्स देने के लिए, प्रमोट करने के लिए मेरी सर हॉबी। और जहाँ तक प्रश्न है सर रेलवे का, कि रेलवे जो घाटे में चल रही है तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो सर वहाँ पर वाइबिलिटी गैप फंडिंग जैसी चीजें पे काम करती है कि जो सामाजिक व्यवहारिकता की जो परियोजनाएं हैं सर उन्हें जारी रखा जाना वो काफी जरूरी होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है, कृषि आपकी हॉबी है, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का पता है? जी इसकी कमियां क्या है, हमेशा चर्चा में रहती है? जी सर, इसकी सबसे बड़ी कमी जो है सर वो नज़र आती है कि इसमें कई बार सर ये जो गिरदावरी होती है वो डिजिटल अभी तक कम हो रही है। इस वजह से कई बार क्या होता है कि एक उचित तरीके से लाभ नहीं मिल पाता है, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर उसमें कई बार जो इम्पार्शलिटी जो है थोड़ा कम देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी कमी मुझे ये नज़र आती है। इम्पार्शियलिटी कम या ज्यादा? थोड़ा सा कम नज़र आती है सर, निष्पक्षता जो है क्योंकि कई बार होता है कि विशेष क्षेत्र में जो है सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा, होने की संभावनाएं रहती है। बाकी इसमें हम कह सकते हैं कि दूसरा कि किसानों को इसकी अवेयरनेस भी नहीं है कि वो कई बार जो बीमा का प्रीमियम जो है सर उसका भी भुगतान जो है वो नहीं करते हैं सर। अच्छा। तो ये कैसे कम जाए, निष्पक्षता को कैसे देखते हो आप, किस तरीके से ये चीज मैनेज होती है, क्या लगता है? जी सर, सर इसमें जो अभी डिजिटल कृषि मिशन जो है सर वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है सर। उसका जो एग्रीस्टेक फोल्डर है सर वो काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि उसके तहत जो है वो गिरदावरी जो है सर वो डिजिटलाइजेशन की जाएगी। तो बाद में जो है गिरदावरी को उस गिरदावरी के अनुसार जो है सर मुआवजा दिया जाना आसान रहेगा। और दूसरा कि इसमें सर किसानों को थोड़ा अवेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश किसानों को जो है इसके प्रीमियम का भुगतान की और इनकी जानकारी का अभाव होता है सर। अच्छा, मैं एक लघु किसान हूँ, जी सर। कैसे डिसाइड होगा? जी सर, इसके लिए अगर आपके पास 2 हेक्टर से 4 हेक्टर के बीच की जमीन है तो सर आप एक लघु किसान हैं। ठीक है, मेरे पास इतनी जमीन है, आप मुझे ये बताइए, मेरी आय मुझे डबल करनी है, क्या क्या करूँ मैं? और क्षेत्र में मैं बता देता हूँ, मैं हूँ बाड़मेर का एक किसान, जी सर। डबल कीजिए मेरी income। जी सर, क्या है अभी वर्तमान में इनकम, क्या है किसानों की? सर 10,830 रुपए प्रति परिवार प्रति माह इनकम है सर। प्रति माह? प्रति श्योर हो आप? साल भर की कितनी हो गई? प्रति माह प्रति परिवार सर। अच्छा, साल भर की कितनी हो गई? तो साल भर की लगभग सर 1,30,000 रुपए। ठीक है, डबल होके कितनी हो जाएगी? 2,60,000। 2 लाख सफिशिएंट है? सर सफिशिएंट तो नहीं है, पर चलो अब वो दूसरी जो सिचुएशन दी ना मैंने आपको, वो बताओ। बाड़मेर का मैं एक किसान हूँ, लघु किसान, डबल कीजिए मेरी इनकम। जी सर। सर मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, आप नर्मदा के नहर केनाल से नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी की अवेलेबिलिटी भी सर? पानी केवल मेरे पास जो बारिश से आ रहा है वो है। ठीक है सर। सबसे पहले मैं सर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फार्म पॉन्ड जो है सर उस स्कीम का लाभ लीजिए, जिससे कि आप वर्षा जल को संचित कर सके और रबी की फसल को भी सर बो सके। तो उससे भी जो आपकी आय सर लाभान्वित होगी। उसके अलावा जो काजरी के जो जितने भी सर इंसेंटिव है सर उन्हें जो आप लागू करने का प्रयास करें। फसलें कौन सी बोनी है मुझे रबी और खरीफ में? जी सर, आप सर बागवानी फसलों को भी सर अपना सकते हैं, जिसमें अभी जो अनार की खेती जो है वहाँ पर हो रही है, उस प्रकार की खेती को भी सर आप बढ़ावा दे सकते हैं बाड़मेर साइड में और जालौर साइड में सर। तो उससे भी आपकी इनकम बढ़ सकती है। इसके अलावा भी सर आपको रिसर्च करने की जरूरत होगी कि बागवानी की और किस्में जो है वो कौन सी हो सकती है। ठीक है, एक ये अनार हो गया, और इसके अलावा मिलेट्स यूज नहीं कर सकता क्या? जी सर, मिलेट्स आप यूज कर सकते हैं सर। तो उसका तो भाव ही नहीं मिलता। जी सर, इसमें आप सर ऐसे मिलेट्स यूज कीजिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों या उनकी जो है आय के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें जैसे कि सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब मैंने इसको थोड़ा। क्यों आपने रिसर्च की है? मिलेट्स तो कम से कम मुझे प्रमोट कर, पूरा मिलेट्स ईयर मना दिया। जी मनाया है ना? जी सर, तो माफी चाहूंगा सर, जैसे बाजरा होता है, बाजरा के अल्टरनेटिव मिलेट्स जो है सर वो यदि अगर यहाँ पर होते हैं तो बाजरा के जो वेफर्स होते हैं सर उस प्रकार के इंसेंटिव जो है आप करेंगे तो फायदे में रहेंगे सर, क्योंकि बाजरा के वेफर्स की जो प्रोसेसिंग होती है सर वो काफी कम मात्रा में जो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, जबकि बाजरा काफी बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अलावा और उपाय? सर आप फार्म ऑर्गेनाइजेशंस का सर गठन कर सकते हैं और उसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है सर उसकी हेल्प ले सकते हैं। एफपीओस का क्या होते हैं? एफपीओस
तो सर इसमें काफी सारे किसान जो होते हैं सर वो मिलकर जो है वो एक फार्म प्रोड्यूसर एक ऑर्गेनाइजेशन। निश्चित वो भी तो होगा कि इतने किसान इतनी जमीन, कुछ तो होगा इसमें, या फिर कोई भी 4 किसान 2 किसान, कब कहेंगे एफपीओ उसको? माफी चाहूंगा सर, मुझे टर्म्स को सर हमारे। हर साल फर्टिलाइजर की समस्या रहती है कमी को लेकर इंडिया में, क्या रीजन है इसका? सर फर्टिलाइजर की समस्या के 2-3 सर प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण तो ये नजर आता है कि किसान जो होते हैं सर उसमें कई बार जो है सर अधिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। क्यों ओवरऑल इंडिया का तो औसत कम है यूएसए से और चाइना से? जी सर, औसत फर्टिलाइजर्स को लेकर तो हमारे ये है कि ज्यादा यूज होने चाहिए, फिर भी कम कर रहे हैं। माफी चाहूंगा सर, एवरेज चाइना का कितना है, इंडिया का? सॉरी सर मुझे डेटा है। फिर आपने कम ज्यादा कैसे? सर मैंने मृदा स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर ये अच्छा चलो ठीक है, क्या कहोगे? क्योंकि सर मृदा स्वास्थ्य रिपोर्ट में एनपीके का अनुपात सर 4:2:1 होना चाहिए, जबकि सर 8:6:1 है सर। ठीक है, ये कम करवाने के लिए कहोगे आप? ठीक है। और इसके अलावा दूसरा सर जो सब्सिडी है और उसके जो अल्टरनेटिव सोर्स है जैसे कि नैनो यूरिया सर, उसको प्रमोट करने के लिए सर मैं बात करूंगा कि ताकि तो उसके अल्टरनेटिव सोर्स को बढ़ाया जा सके। नैनो यूरिया क्यों यूज नहीं करते किसान? नैनो यूरिया नैनो नीम क्यों यूज नहीं कर रहे? गवर्नमेंट तो पूरी तरीके से प्रमोट कर रही है, अगर आप गांव में रह रहे हो तो इवन जबरदस्ती दिया जा रहा है, पता है ना? जी सर। फिर क्यों नहीं कर रहे किसान? इसका सबसे प्रमुख कारण है कि सर इसको छिड़काव करना पड़ता है सर, तो उसमें सर लेबर जो है लेबर कॉस्ट काफी अधिक होती है, क्योंकि नैनो यूरिया को आप जो है वो पानी के टैंक में डालेंगे, उसके बाद जो मशीन से जो पूरा स्प्रे करना पड़ेगा, तो उसको भी हाथ से स्प्रे करना पड़ता है। तो सर इसमें कम से कम 4 से 5 आदमी की हेल्प चाहिए, और जहाँ पर ड्रिप लगी होती है सर उसको तो वहीं पर जो घोल दिया जाता है यूरिया को और उसके माध्यम से जो चला जाता है। इस वजह से अधिकांश किसान इसको प्रेफर नहीं। जो दानेदार यूरिया होता है उसको कैसे यूज करते हैं खेत में? सर अगर ड्रिप सिस्टम आपके लगाया हुआ है या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया हुआ है सर, तो सर एक पानी का जो एक स्प्रिंकलर सिस्टम तो बहुत कम है, आपको भी पता है। जी वैसे नॉर्मल यूज कैसे करता है किसान? सर अगर ड्रिप सिस्टम है तो उसको पानी के जो कंपाउंड में घोल के सर उसके साथ लगाए। ड्रिप सिस्टम मैंने कहा ही नहीं ना, ड्रिप सिस्टम तो बहुत कम है राजस्थान में। मैं पूछना ही जा रहा हूँ, ड्रिप सिस्टम नहीं है उसके पास, तो सर हाथ से छिड़काव करेंगे। तो बात तो बराबर सी हुई, और 90% ऐसा ही कर रहे हैं। माफी चाहूंगा सर, सभी किसानों के पास जो है वो मशीन भी नहीं है, और इसके अलावा उसमें क्या है कि छिड़काव करना काफी आसान रहता है सर। उसमें एक व्यक्ति के माध्यम से भी जो छिड़काव कर दिया जाता है और काफी तेज जो है सर वो छिड़काव हो जाता है, जबकि इसमें जो है 2 से 3 आदमियों की सर हेल्प चाहिए होती है। और तो इसके लिए है तो सही ड्रोन दीदी और वो सब स्कीम्स। जी सर। फिर सर और यूएसए में तो स्प्रे वैसे ही हो रहा है। जी इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमारे किसान जो काफी छोटे मार्जिनल फार्मिंग किसान है, इस वजह से ड्रोन रखने के लिए 8 लाख या 9 लाख का जो संस्थागत हुए वो नहीं कर पा रहे सर। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट उपलब्ध करवा रही है ना ड्रोन, किसान कहाँ से हो रहे हैं? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप में सर 80-20% का रेशियो सर 8 लाख रुपए सरकार दे रही है, किसानों को भी सर तकरीबन 3 लाख। अच्छा, मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या उपाय कर रही है गाँव के लेवल पर? आप मुझे बताना, आपके स्तर पर क्या काम हो? जी सर। सबसे पहले जो है सर कल्टी और ये जो तवी जो होती है सर उनको खरीद के लिए जो है सर कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से सब्सिडी जो है दी जाती है। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा सर ड्रिप कल्चर और स्प्रिंकलर कल्चर में भी जो गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज करती है सर। उसके माध्यम से जो लगभग 70% जो है सर सब्सिडी देती है। प्रति बीघा हम बात करें तो 10,000 रुपए का ही फॉर्म। ठीक है, वो मत बताइए, आप टू द पॉइंट बताइए। और इसके अलावा? जी सर, इसके अलावा जो है सर मैं अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा, बस इतना ही। जी सर, कृषि यंत्रीकरण को प्रमोट करने के लिए सर अभी तो मैं यही चाहता हूँ। गांव के लेवल पर ये 2 चीज तो सबसे कम दिखेगी, आपने बाकी की चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि आपको नवीनीकरण करना है कृषि में। सर पॉली हाउस और इनके बारे में सर रेंट पर भी ले जाने का कुछ है क्या ऐसा कि मैं रेंट पे ले जाऊं? माफी चाहूंगा सर, मुझे इसके लिए जीएसएस का नाम सुना है आपने? जी सर, सॉरी। ठीक है, एनएफएसए का नाम सुना है? जी सर। आपको एसडीएम बना दिया है किसी ब्लॉक का, ठीक है। गिव इट अप स्कीम सुनी है इससे रिलेटेड? क्या है इसमें? सर इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो लाभार्थी है सर, यदि वो स्व इच्छा से जो है वो उसको त्यागना चाहिए तो ठीक है, एज ए एसडीएम आप स्व इच्छा से त्याग करवाइए, क्या क्या करेंगे इसको प्रमोट? जी सर।
सबसे पहले तो मैं सर इसके अवेयरनेस कैंपेन लगाऊंगा गांव-गांव पर कि आप जो है स्वेच्छा से त्याग सकते हैं। अवेयरनेस कैंप तो चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने सोच रखा है, वो चल रहे हैं, ठीक है। और अ, दूसरा सर मैं ये प्रयास करूंगा कि जो भी लाभार्थी है, जो उस लाभार्थी श्रेणी में नहीं आते और कई बार छद्म या सूडो लाभार्थी जो है सर, सबसे पहले उनको ही त्याग के लिए कहूंगा सर। और दूसरा सर जिनके भी जो फसल उत्पादन होता है तो उनके बारे में मैं सर उनको अवेयर करूंगा कि आप जो है स्वेच्छा से छोड़ेंगे तो किसी और को जो इसका हक वो मिलेगा सर। ठीक है, बस जी सर। एक बिहेवियर इकोनॉमिक्स का नाम सुना है आपने? माफी चाहूंगा सर थोड़ा। आपको एग्जांपल जी सर। नेम एंड सेंस। मैं क्या करूंगा कि जो ऐसे लोग हैं जिनके घर में जॉब भी है, वो अच्छे बड़े किसान है, उसके बाद भी वो लाभ ले रहे हैं, जी सर। तो पंचायत भवन पे या उनपे कहीं पे उनका नाम लाभार्थियों के उसमें लिखवा सकते हैं क्या? जी सर। कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल ऐसा कर सकते। थैंक यू सर आपने। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसा, ये तो एक वो राइट टू प्राइवेसी का भी तो एक इश्यू आता है। राइट टू प्राइवेसी का इशू आता है, पर अब जो लाभार्थियों की जो सूची प्रकाशित करना ये सरकार का सर किसी भी स्कीम के अधीन जो है हक है सर। तो आप पोस्टर के माध्यम से या फिर गांव में जगह जगह पर वो आप ऐसा चस्पा सकते हैं सर। ठीक है, शांति बिल का नाम सुना है? जी सर। क्या है ये? सर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सर। अच्छा, जी सर। क्या है ओवरऑल, करना क्या है इस? सर इसमें जो हमारे टारगेट्स है सर कि 2047 तक जो है हम 100 गीगावाट जो है न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। इसके लिए जो 19 परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और जो CLNDD 2010 के जो एक्ट है सर, उनको एकीकृत किया गया है ताकि हम जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको बढ़ा सके सर। कैसे बनाएंगे? प्राइवेट प्लेयर्स को लाके? जी सर। तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा है या नहीं? सर इसमें चुनौतियां जरूर निस्संदेह रूप से उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपूर्तिकर्ता अगर जो लाते हैं उन पर अगर प्रॉपर विजिलेंस नहीं होगी तो चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। परंतु इसके लिए सर हमने एक बढ़िया सर विजन प्लान बनाया हुआ है सर, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि इतनी चुनौतियां उत्पन्न होगी नहीं सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कनाडा से भारत के रिश्ते अभी कैसे चल रहे हैं वर्तमान में? सर मॉडरेट मोड में है सर, मॉडरेट या ठीक कह सकते हैं सर। कौन है प्रेसिडेंट अभी? सर ट्रूडो जी के बाद में सर भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा सर। नहीं पता, पीएम होते हैं प्रेसिडेंट होता है? सर वहां पर सर माफी चाहूंगा सर, मैं एग्जैक्ट कॉल करता। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपने अभी कृषि और इन सब की बात की है, गाँव की। अभी मनरेगा का नाम चेंज किया गया, जी। क्या तरह किया गया उसका? विकसित भारत जी राम जी। क्यों किया गया? गवर्नमेंट इसको जो है इंटेंसिफाई करना चाहती है और इसको मिशन मोड रूप से जो है लागू करना चाहती है, ताकि जो मनरेगा के कुछ हम कह सकते हैं कि कमियां रही थी, जिसमें से सबसे बड़ी कमी ये थी कि इससे अवसरात्मक लाभ जो है नहीं मिल पा रहा। तो गवर्नमेंट ने इसमें 4 प्रकार के अवसरात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर लाभ को भी जोड़ना जो है शामिल किया। कौन कौन से चार? जी मैम, सबसे पहले तो ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना, जल संसाधनों का निर्माण करना, तीसरा जो आपदा से संबंधित जो है वो सुधार के प्रयास करना। ये मैम अभी 3 रिपोर्ट। तो जल संरचना में तो उसमें भी हो ही रहा था मनरेगा का, पाउंड बोरी तो बना ही रहे थे लोग। जी मैम, इसमें इंटेंसिफाई रूप से जो इसको लागू किया जाएगा और इसके प्रोविजंस जो है वो बनाए गए। इसके साथ ही जो मजदूरी की जो लागत थी वो 60-40 का रेशियो था कि 60% जो है वो मजदूरी दी जाती और 40% जो है वो विनिर्माण या निर्माण के लिए जो दिया जाता था। अब इसे जो 50-50% कर दिया गया, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो है इस स्कीम को जो है इंटेंसिफाई करने के लिए नाम चेंज। तो विपक्ष इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? सबसे प्रमुख कारण हम ये समझते हैं कि ये योजना है वो यूपी की से जुड़ी हुई मानी जाती है। कई बार जो है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में वो इसे जोड़ के मानते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा हल्ला हो सकता है। बाकी उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो स्पेशल जितने भी क्षेत्र है वो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे, उन्हीं क्षेत्र में योजना चलाई जाएगी। इससे हो सकता है कि कई लोगों के रोजगार चले जाए। तो इस प्रकार की चुनौतियां जो है विपक्ष के द्वारा बताई जा रही है। ऐसा है कि केंद्र सरकार कुछ स्पेशल एरियाज भी चलाएंगी? मैम अभी तक ऐसा कोई स्पेशल जो है तो प्रोविजन। फिर विपक्ष क्यों कर रहा है? मतलब स्टंटबाजी है टोटल। स्टंटबाजी नहीं कह सकते मैम, लोकतंत्र का एक सबसे खूबसूरत पहलू होता है मैम कि पक्ष और विपक्ष की चर्चाएं सदैव चलती रहती है। आपको सत्र नहीं चलने देना, आपको वॉकआउट कर देना, ये खूबसूरत पहलू विपक्ष का। मैम जहाँ तक सत्र का प्रश्न है, हमें जो है निस्संदेह रूप से जो है हमें पार्लियामेंट्री वर्क कल्चर को और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। पर मैम चर्चाएं होती है तो जब एक प्रकार से हम कहते हैं कि भावनाओं की जब खिड़कियां खुलती है तो आम लोगों तक भी इसकी अवेयरनेस पहुंचती है।
नहीं तो आप ये मानते हैं कि एक रिवाज हो गया है कि जो जो बिल किसी समय में जब विपक्ष खुद जब सत्ता में था, जो बिल खुद लाया था, अगर वही जब वो खुद विपक्ष में बैठ जाते हैं तो वो बिल अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता पक्ष वाले लाते हैं तो उसका विरोध करते हैं। तो आपको लगता है ये विरोध करना सिर्फ एक बस विरोध करना ही है हमें हर चीज का, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो? क्या लगता है परंपरा बन गई है हाईलाइट करने के लिए खुद को? माफी चाहूंगा मैं, ऐसा नहीं है। विरोध करना जो है लोकतंत्र का एक सबसे प्रमुख पहलू है। सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में यदि मतभेद नहीं होगा, दोनों एक ही प्रकार से अगर शासन व्यवस्था चलाएंगे तो आम आदमी की जो बात है वो मैं संसद भवन तक कैसे पहुंची। जनरली बोला जाता है कि भ्रष्टाचार जो संस्थागत हो गया है, इसका क्या मतलब? जी मैम, अमर्त्य सेन की जो उदाहरण है कि सेंसिटाइजेशन ऑफ करप्शन और जो संस्कृताइजेशन में संस्थागत जी मैम, इंस्टीट्यूशंस। जी मैम, कुछ जगह पर इसकी अवधारणाएं जो दी जाती है, पर ये ऐसा लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार जो अभी भी भारत में जो संस्थागत रूप से हुआ है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी समितियां जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी हो गया, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, इसके अलावा जो है ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इसके माध्यम से भी हम जो है वो भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 2018 है, उसके माध्यम से भी हम भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास करते हैं। तो यदि कोई चीज संस्थागत होती तो वो नैतिक या सामाजिक मूल्यों में आ जाती, पर अभी हमारे जो नैतिक और सामाजिक मूल्यों में मुझे नहीं लगता कि करप्शन है। अच्छा, अभी जो ये व्यापारी नैतिक और सामाजिक मूल्यों में नहीं आई है, अभी जो ये भ्रष्टाचार, ये तो ठीक है तीनों का स्टिंग ऑपरेशन हो गया, और भी करते होंगे इनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो आप संस्थागत तो ये है ना। आज कोई भी हम काम करवाने जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ 100 रुपए इसको दे देंगे काम निकल जाएगा, तो आपको नहीं लगता है हमारे कल्चर में आ गया है ये? तो ठीक है, स्वीकार, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार स्वीकार्य। स्पीड मनी के रूप में भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे कल्चर का पार्ट है, क्योंकि नहीं, कल्चर का पार्ट नहीं कह रहे हैं, लोग इससे आदतन हो गए, ठीक है करवा देने का मतलब हैबिचुअल हो गए, ठीक है अब ज्यादा कोई विरोध भी नहीं करता इस टाइप से। माफी चाहूंगा मैं, हो सकता है कि ऐसी कोई सीमित उदाहरण हो, बाकी ऐसे जो व्यापक उदाहरण जो है देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उनके विरुद्ध जो एसीबी और ये कार्रवाई भी करती है निरंतर रूप से, तो मैं नहीं मानता। मैं एसीबी का तो खुद बनना कुछ समय पहले पकड़ा गया था भ्रष्टाचार के केस में, अब इसको कैसे करेंगे? जो भ्रष्टाचार की जो जांच कर रही है एजेंसियां, वो कुछ सवालों के घेरे में आ जाती है। ठीक, अच्छा आपने वीजीएफ का बताया था, क्या होता है वीजीएफ? जी मैम, वाइबिलिटी गैप फंड जो होती है, तो आर्थिक रूप से जो अव्यवहारिक परियोजनाएं होती है कई बार, और जो सामाजिक रूप से जो उनकी आवश्यकताएं होती है, भविष्य में वो आर्थिक रूप से व्यवहारिक बन सकती है, उसके लिए जो गवर्नमेंट जो है वो उनको इंसेंटिवाइज करने का प्रयास करती है। जैसे कि हमारे राजस्थान में किशनगढ़ एयरपोर्ट है, वो वीजीएफ के बेस पे चल रहा है, क्योंकि किशनगढ़ एयरपोर्ट की अभी इकोनॉमिक जो वाइबिलिटी है वो ज्यादा है, वहाँ पर जो आर्थिक रूप से उसकी व्यवहारिकता थोड़ी कम है, पर हो सकता है कि भविष्य में जो जयपुर एयरपोर्ट की अल्टरनेटिव के रूप में उसका प्रयास हो, तो इन परियोजनाओं को मैं वाइबिलिटी गैप फंड के तहत फंडेड किया। अच्छा, गिरदावरी क्या होती है? हाँ जी मैम, पटवारी के द्वारा जो खेत में बोई गई जो होती है ना, और उनमें जो उनकी फसल के जो है उसका विवरण लिखा जाता है, उसके अलावा जो काश्तकार और सिंचाई की जो है वो विवरण लिखा जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने बीएड किया था, बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर एजुकेशन, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है अभी क्या समस्या चल रही है? जी मैम, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं चल रही है, अगर मैं आप अनुमति देते हैं तो मैं इनको सबको तोड़ के बता सकता हूँ। ठीक है मैम, इसमें सबसे पहले मुझे समस्या लगती है कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर अभी भी जो हमारे जो फ्रेमवर्क है वो काफी कमजोर जो है वो फ्रेमवर्क है, हमें उनमें मजबूत किया जाना चाहिए। अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने विकसित भारत जो है हायर एजुकेशन संस्थान की भी स्थापना की है, इस प्रकार के जो प्रयास है उनको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है वहाँ भी अभी जो सरकारी विद्यालय है उनमें कई बार जो टीचर्स की कमी देखने की मिलती है। दूसरा की क्वालिटी एजुकेशन की कमी अभी भी हमारे जो है वो बनी हुई है। और तीसरा की इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच अभी काफी बड़ा जो है गैप देखने को मिल रहा है मैडम। अभी हमारी जो एजुकेशन है वो इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है, अभी भी जो टेक्नोलॉजिकल जो एजुकेशन है वो काफी पिछड़ी हुई है। अभी भी हमारे पास जो है उतने पर्याप्त मात्रा में आईआईटीज एनआईटीज जो है वो नहीं है, तो उनका भी विकास किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो जेंडर इक्वलिटी होती है सर एजुकेशन में, वो भी काफी कम है, क्योंकि हमारे जो साक्षरता दर के बीच में जो अंतर है, राजस्थान जैसे स्टेट में 52% महिला साक्षरता है और 80% जो है वो पुरुष साक्षरता है, तो ये भी जो जेंडर इक्वलिटी भी एक बड़ा इशू है। और इसके अलावा बच्चों के लिए हम कह सकते हैं कि पोषण की जो समस्या है वो भी देखने को मिलती है। आपने मिलेट्स के बारे में बताया था, मिलेट्स में बाजरे के अलावा कौन कौन से अन्न आते हैं? हाँ जी मैम, रागी, कोदो, मक्का, ये जैसे अनाज आते हैं। अच्छा, अभी सातवें का गठन हुआ है। जी मैम, कौन है उनके अध्यक्ष?
सॉरी मैम, मैं अच्छा, वित्त आयोग का गठन क्यों किया था? मैम आप राजस्थान के संदर्भ में पूछा। हाँ हाँ, राजस्थान में सही। ओके मैम, थैंक यू। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए और 243 आई और 243 वाई के तहत संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया जाता है। हाँ। ये पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो वित्त की रिकमेंडेशन जो है वो प्रस्तुत करता है। थैंक यू। आज का दिन विशेष क्यों है? 24 दिसंबर माफी चाहूंगा सर, अखबार। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। थैंक यू सर। उपभोक्ता को ये संरक्षण के लिए कोई कानून भी है कि? सर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है सर। कब बना था? माफी। 1986 क्यों बनाया गया था? सर इसका उपभोक्ताओं को जो है सर संरक्षण दिया जा सके, इसके अलावा जो है सर एक प्रकार से उनको कहीं पर अधिकार के लिए जो है वो हक या उसकी स्थान की जो मांग कर सके, और अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का दुराचरण हुआ है तो उसे जो है संस्थागत रूप से लागू किया जा सके। क्या आज की तारीख में ये प्रेस जो है वो अब चौथे स्तंभ की भूमिका निभा रहे हैं? जी सर। बताएं कैसे? सर प्रेस जैसे अभी हाल ही में मैडम ने बताया कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, तो इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन भी प्रेस तो एक एक्सेप्शन आ गया कोई, बाकी नॉर्मली आम हर रोज रोजमर्रा जिंदगी में कितने सालों में हुआ होगा? कितने समय की वजह से? जी सर, तो इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन भी चलते हैं। बाकी सर मैं कई बार जब अखबार पढ़ता हूँ तो जो जैसे अभी एक गड्ढा रोको मुहिम जो है वो चल रही थी, जैसे कि पत्रकारिता के द्वारा उनको जो गड्ढे के आगे जो है वो विधायक जी का है उनका नाम लगा दिया जाता है कि ये उनका गड्ढा है। तो इस प्रकार के इंसेंटिव भी जो है सर किए जाते हैं। तो और इसके अलावा जो पार्लियामेंट में जो बहस होती है उनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की लोकतांत्रिक जो सूचनाएं हैं सर वो आम जन तक पहुंचाने का सर मुझे लगता है कि मीडिया एक बहुत अच्छा चलिए ये बताइए, राजस्थान को अग्रणी राज्य बनने में क्या क्या बाधाएं हैं? जी सर, सबसे बड़ी बाधा जो है मुझे नजर आती है कि हमारे जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है थोड़ा सा वो एडवर्स है, इस वजह से वाटर स्कार्सिटी की जो समस्या है वो भी देखने को मिलती है। दूसरा, हमारे यहाँ पर एक लैंड लॉक स्टेट है, हमारे पास जो समुद्र की स्थिति नहीं है, इस वजह से हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है सर वो भी हमारे लिए एक चैलेंज के रूप में मैं मानता हूँ सर इसे। और तीसरा कि एमएसएमई और इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट जो है सर काफी धीमी गति से प्रोग्रेस कर रहा है सर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी सर हम थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लैंड लॉक की समस्या का निराकरण होने वाला है? जी सर, है ना? जालोर में इंग्लैंड पोर्ट बन रहा है। ठीक है, आप आरएस ऑफिसर में सिलेक्शन नहीं होते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं हर संभव तरीके से जो है सर मैं आरएस जो है सर आरएस में मेरा सिलेक्शन हो। यदि मेरे व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की कोई कमियां रह गई है तो वो निसंदेह रूप से मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा, और अगले टाइम में एक बार फिर से सर प्रयास। आपका इंटरव्यू संपन्न हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, जी सर, कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? ठीक है सर। अभी आप ठीक है, बहुत शानदार कैंडिडेट है। बहुत अच्छा। थोड़ा सा एक तो क्या है, स्पीड को आप अपनी स्लो करिए, वर्ड इतनी फास्ट है आपकी, मैंने महसूस किया। ज्ञान आपको खूब है, लेकिन ऐसे नहीं है कि ज्ञान अपने आप बाहर निकले, मतलब आप जब चाहें जब बाहर निकले, मतलब इसकी कुछ प्रैक्टिस करिए आप, ताकि आपके सभी फील्ड्स में अच्छा नॉलेज है, पूरा कॉन्फिडेंस है, और आपके चेहरे पे कहीं मतलब ये तो घबराहट सेकंड नहीं है ना? तो हमारे हिसाब से आप जो सेलेक्ट के कैंडिडेट्स हैं सर। हाँ, पिछली 194 रैंक रही थी, मेरी पिछली बार 194 रैंक रही थी। गुड। क्या मिलेगा? अकाउंट्स मिलेगा, तहसीलदार को भी मिलेगा। अकाउंट्स वैसे मुंह क्यों कर रहा है? अकाउंट्स जैसी नौकरी थी। अच्छा फील्ड जा रहे हैं, फील्ड जा रहे हैं, फील्ड जा रहे हैं, फील्ड। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेंस अच्छा हुआ है, थोड़ा सा अगर इंटरव्यू मार्क्स ठीक कर दें सर। पिछली बार कितने थे इंटरव्यू? 52 मार्क्स थे। 52 ठीक है, अच्छे थे मार्क्स तो। अच्छा था तो इंटरव्यू अच्छा है आपका, वैसे ही अच्छे आएंगे मार्क्स तो इंटरव्यू में, थोड़े से अच्छा जाए तो सर वो आएंगे आएंगे। और क्वेश्चन मार्क पता है उसके है, वो करिए। मेंस में बढ़ जाएंगे ना तो 52 इस बार, वैसे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन में 194 तो चाहिए, मिल जाएगा। तो आरटीएस वाले वाली थी क्या आपने? थर्ड आरटीएस बैठता तो अकाउंट में, आरटीएस में 7 साल अब वो है नायब तहसीलदार हो गए, तभी सर अकाउंट्स मिल रही है मेरे को, तभी 194 तक अकाउंट्स ठीक है, बढ़िया है, बाकी अच्छा है।
थोड़ा सा अगर एग्रीकल्चर को वैसे प्रमोट करो तो एग्रीकल्चर के हर फील्ड में नॉलेज का सारी चीजें बताऊंगी चाहिए ग्रास रूट लेवल। गांव से ही हो गया गाँव से फिर तो ठीक है, बाकी तो अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ आप साइड से कोई वर्ड लिमिट सर क्रॉस थोड़ी हो रही है बीच में ज्यादा। थोड़ा सा थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट करो, ठीक, इसको 80 रहने के लिए 100 है ना, 80 भी करो आगे अच्छा, ताकि अच्छा है। बहुत और दूसरा कोई अनोइंग वर्ड्स? नो नो कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप आपका बहुत अच्छा रहा, अगर आपका बाइक बेस अच्छा होगा आपका 100% सिलेक्टेड हो जाओगे। आप मस्त रहो, अच्छे से इंटरव्यू दो, तैयारी करो, अच्छे से ज्वाइनिंग करो, और खुश रहो। मन में होगा नहीं, मतलब होगा ही बोलना है, सुबह हो गया सुबह रात को सोओगे तो हो गया हो गया। होगा नहीं होगा क्वेश्चन मार्क रहेगा, इतनी कम है। आप कहते देखो तो आज से सिचुएशन 12 मिनट का नहीं होगा। सिचुएशन अवेयरनेस में क्वेश्चन आपने पूछे आज काफी अच्छे पूछे, कैसा होता है? वो थोड़ा सा अग्निशमन वाला जो कह रहे थे, आपने कहा 3 बजे जल गई है, ये मैंने आपने कहा ये थोड़ा सा लैक हो गया था। जल की है, मतलब आग पहले क्या होगा। और अग्निशमन का पहले बोलना चाहिए, मैं पहले फायर, उसको सबसे पहले फायर ही तो बनाएंगे। आपने सुना नहीं वो सबसे बुरी ऐसा मन में ना अपने सुन बनाया नहीं दिया, हमने एक बताई 10 चीजें हो रही है ऐसे ना बना सकते हैं कुछ ऐसे कुछ नहीं बना सकते। करते रहिए बना के उसको, इसका आंसर अपने सोचिए क्या होता है। इसमें यूट्यूब में नोटिफिकेशन मिले क्या करते करिए। इसके अलावा कोई सजेशन सर? और तो बढ़िया नहीं, आप ऐसे हाथ ऐसे करके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे तो फिर रोबोटिक लगता है। आराम से ऐसे करके रिलैक्स, ड्रेस भी अच्छी है, काफी अच्छी है। ये हाथ में ये जो धागा पहन रखा है ना, ये थोड़ा सा नहीं ये ड्रेस ये नहीं है, ड्रेस तो सही नहीं, ड्रेस भी अच्छी लग रही है, धागा पहन हेयर कट का ध्यान रखना है, हेयर कट थोड़ा सा स्क्रीन कर दो, बड़े छोटे मत करो, ठीक है। अच्छा तो अच्छा रहेगा। सर अबव एवरेज मार्क्स आ जाएंगे सर? अरे सर क्या बात है, सर क्वेश्चन लगा दिए, क्वेश्चन हटा दो, आएंगे आ जाएंगे नहीं आएंगे बस। तो आप जल्दी से फटाफट मिठाई लेके आते ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क को हटाई दो, आप यहाँ से हटाई दो, समझ जाओ ना ये क्वेश्चन ना हटाओ, मैं नहीं डिजर्विंग कैंडिडेट। ये इसके पीछे वो है साइंस है, मैंने कई बार ट्राई किया इसका, ये साइंस है इसके पीछे, मजाक नहीं कर रहा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आपको, जल्दी मिलेंगे आपके सिलेक्शन के बाद।